नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते रहे हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर्स कोर्स के फर्स्ट ईयर में जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पेपर नंबर 4 है। फैमिली लॉ का जो दूसरा हिस्सा है वो वाला। पहला हिस्सा फैमिली लॉ का जो पहला पोर्सन है, 2 यूनिट हिंदू लॉ, 2 यूनिट मुस्लिम लॉ, पिछले सेमेस्टर पढ़ चुके हैं और इस बार आपको जो 4 यूनिट पढ़नी है उसमें भी वैसा ही सिलेबस है। 2 यूनिट का हिंदू लॉ का पोर्सन है और दो यूनिट का मुस्लिम लॉ का पोर्सन है। सबसे पहले हम लोग अगर सिलेबस की बात कर लें तो पहली यूनिट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, जिसमें आपको पढ़ना होता है ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार से आप क्या समझते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है। उसके बाद कोपार्सनरी है। कोपार्सनरी आपके लिए नई चीज़ है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आप सभी लोग रह रहे होंगे, सभी लोग नहीं तो कुछ लोग तो रह रहे होंगे। कोपार्सनरी या सहदायकी जो शब्द है वो नया आपके लिए है। अगली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोपार्सनरी। सहदायकी के क्या लक्षण होते हैं, विभिन्न लक्षण क्या हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कोपार्सनरी एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का मतलब संयुक्त हिंदू परिवार का मतलब और कोपार्सनरी में दोनों में क्या अंतर है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है और प्रॉपर्टी का जो क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के तौर पर और सेपरेट प्रॉपर्टी के तौर पर। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा पैसा कमा रहे हैं जो आपकी स्किल, आपके प्रोफेशन से या आपकी कला से, आर्ट से आ रहा है, तो वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। और यदि कोई संपत्ति आपको आपके पिताजी से मिल रही है, आपको आपके बाबा से मिल रही है, तो आपकी कैसी संपत्ति है। पावर एंड फंक्शंस, उसके बारे में प्रॉपर्टी के बाद कर्ता है। कर्ता से बड़ा सवाल बनता है, फिर ज़रूरी भी है, बड़ा सवाल बनता है यहाँ से कि कर्ता की पावर्स क्या है, कर्ता की फंक्शंस क्या है, क्या एक महिला कर्ता हो सकती है, क्या किसी प्रकार का कोई संशोधन हुआ है किसी एक्ट में कर्ता को लेकर के। दूसरी यूनिट है पार्टीशन और सक्सेशन की। पार्टीशन का मतलब विभाजन और सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार। एक तरह मत समझिए उसको, दोनों चीज़ें अलग हैं। पार्टीशन में आपको पढ़ना होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाला, और जो 2005 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, जिसके बाद से महिलाओं के अधिकारों में एक आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और वहाँ से एक बड़ा सवाल भी आपके लिए बनता है। पार्टीशन और सक्सेशन में आप जब पढ़ते हैं तो पार्टीशन की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, इंटाइटल्ड हैं, डिमांड कर सकते हैं। रीओपनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब दोबारा से पार्टीशन खोलने का मतलब क्या होता है। रीयूनियन का मतलब दोबारा से इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेल इंटेस्टेट है। यदि कोई पुरुष है जो बिना वसीयत मर जाता है, निर्वसीयती मर जाता है, या कोई महिला है अगर वो निर्वसीयती मर जाती है, तो उसके जो अधिकार हैं प्रॉपर्टी पर, जो अधिकार हैं वो किसके पास जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो लेकर आपसे पूछा जाता है। वीमेंस राइट टू प्रॉपर्टी पूछा जाता है, महिलाओं के जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के सवाल आता है। सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल इंटेस्टेट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हेयर्स। कब कि कहा जाएगा कि कोई उत्तराधिकारी पार्टीशन में या सक्सेशन में हक पाने से, अपना हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं है, वो अब नहीं पाएगा। और लास्ट में वही चीज़ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का, इसके फीचर्स और इसके इफेक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या है। तीसरी यूनिट मुस्लिम लॉ की, जिसमें आपको हिबा और विल के बारे में पढ़ना होता है। हिबा का मीनिंग क्या है, मतलब हिबा जिसको हम लोग गिफ्ट समझते हैं, सामान्यतया गिफ्ट समझते हैं, वो गिफ्ट नहीं है, हिबा अलग कंसेप्ट है। जितना अंतर विवाह और निकाह में है, वैसे गिफ्ट और हिबा में भी अंतर है। तो हिबा का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, हिबा के एसेंशियल क्या है, वैलिड हिबा का, एक वैध हिबा के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ क्या है। रिवोकेशन फॉर अ वैलिड हिबा, रिवोकेशन आपने पहले भी पढ़ा है, रिवोकेशन आपने सुना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस, वहाँ पर आप पढ़ते हैं कि ऑफर का रिवोकेशन कब हो सकता है, एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कब होती है, प्रतिसंहरण बोलते हैं उसको। तो वैसे ही यहाँ पर भी रिवोकेशन है, रिवोकेशन फॉर अ वैलिड हिबा, एक वैलिड हिबा का रिवोकेशन आप कब कर सकते हैं। गिफ्ट ऑफ मूसा, मूसा का दान भी है। और मर्जुल मौत का मतलब डेथ बेड गिफ्ट, मृत्यु सैया का दान हिंदी में लिखा होगा। विल माने वसीयत, वसीयत भी तीसरी यूनिट में है, जिसके विल का मतलब क्या होता है, विल के एसेंशियल्स क्या है। विल बनाने की आपकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, क्षमता क्या होनी चाहिए। विल आप कैसे कर सकते हैं, किस संपत्ति का कर सकते हैं, क्या आप पूरी संपत्ति का विल कर सकते हैं। मुस्लिम्स में, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत एक सवाल है कि क्या आप पूरे की पूरी संपत्ति का जो वसीयत है वो कर सकते हैं, या कुछ एक तिहाई, एक चौथाई, एक या आधा पौना, ऐसा करके कुछ तय है। पढ़ लीजिएगा उसको। आगे बढ़े तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल हो गया। टू हुम विल कैन बी मेड, किसके लिए विल बनाई जा सकती है। अबेटमेंट ऑफ लिगेसीज है। रिवोकेशन ऑफ विल है। जैसे आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं हिबा का प्रतिसंहरण, वैसे ही विल का प्रतिसंहरण है, रिवोकेशन ऑफ विल, वसीयत का। चौथी यूनिट भी 2 टॉपिक है यहाँ पर, सीधे सवाल आपके लिए। प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रीएम्पशन पूर्व क्रय अधिकार या हकुल सुफा क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, फॉर्मेलिटीज़ क्या है।
कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कब आप मतलब कब जिनके ऊपर ये नियम लागू होता है कब वो अपना हक का अधिकार खो देते हैं। दूसरा टॉपिक इसी में है इनहेरिटेंस अंडर सुन्नी लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल एंड रद्द। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द क्या है, इस प्रकार से आपके सिलेबस में चीज़ें हैं। अब अगर सवालों की बात करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, सवाल आपके लिए जो आते भी रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पढ़नी है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या होता है। जब एक छत के नीचे कई सारी पीढ़ियाँ रह रही होती हैं, पिता पुत्र बाबा नाती पोता, तो नाती पोता में कुछ अंतर होता है, देख लीजिएगा, नाना की तरफ का बाबा की तरफ का, मतलब 3-4 पीढ़ियाँ साथ में रह रही हैं, तो सामान्यतः उसको संयुक्त हिंदू परिवार समझा जाता है, जहाँ पर एक चूल्हे पर खाना बनता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार का ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली को कोपास्तनी से आप कैसे उसका अंतर करेंगे। तो आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा, कोपार्सनरी में कौन लोग शामिल होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ कोपार्सनरी में एक चीज़ और देख लीजिएगा कि क्या कोपार्सनरी में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि सीनियर मेल्स होते हैं, मेल पुरुष होते हैं, तो क्या फीमेल्स भी उसमें शामिल होती हैं, इस प्रकार से भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर के, इसी के अंतर्गत सवाल जो है, जब आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लक्षण पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली की एक प्रॉपर्टी होती है, उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी पर उस परिवार के लोगों का एक अधिकार होता है, वो इंटाइटल्ड होते हैं टू क्लेम द पार्टीशन, टू रिसीव देयर पोर्शन। तो जो प्रॉपर्टी का दो तरीका है, एक तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, एक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, स्व अर्जित संपत्ति से आप क्या समझते हैं। वहीं पर थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो स्त्री है, जो विवाह करके स्त्री आपके घर आ रही है, वो जो अपने साथ में गिफ्ट्स ला रही हैं, वो जो अपने साथ में जेवर या कुछ धन ला रही हैं, गहने में दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें वो अपने साथ उपहार ला रही हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्या वो स्त्री धन कहलाता है, या वो उसकी स्वार्जित संपत्ति कहलाती है, या वो यहाँ पर आएंगी तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के साथ उसका मेल मिलाप हो जाएगा और वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे टॉर्च मार दीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़े तो यहाँ से जो दूसरा बड़ा सवाल आपके लिए बनता है, कर्ता से बनता है। कर्ता कौन होता है। हम लोग कहते नहीं है कि हमारे घर में कोई निर्णय लेना है तो कर्ता धर्ता पिताजी हैं, बाबा हैं, ताऊ जी हैं, दादा हैं, बाबा हैं, या बड़ी माँ है, माता जी हैं। महिला प्रधान समाज है या पुरुष प्रधान समाज है, वो अलग का विषय है। तो कर्ता की स्थिति क्या है, कर्ता की जो लीगल पोजीशन है वो क्या है। क्या कर्ता वसीयत कर सकता है, क्या कर्ता संपत्ति बेच सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, क्या कर्ता का काम केवल संपत्ति के कस्टोडियन की तरह है, क्या कर्ता संपत्ति से जो लाभ मिल रहा है उसका वितरण करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो कर्ता की पावर्स पढ़ लीजिएगा, कर्ता के राइट्स पढ़ लीजिएगा, फंक्शंस पढ़ लीजिएगा, ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा, और उसकी क्या लीगल पोजीशन है एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत, वो देख लीजिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं विभाजन पे, पार्टीशन पे। विभाजन को क्लेम कौन कर सकता है, जो सवाल जो यहाँ पर है कि पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू क्लेम, हु आर एंटाइटल्ड टू डिमांड या क्लेम पार्टीशन। क्या एक जो 5 साल का बच्चा है, क्या वो पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकता है, या क्या एक व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास हो गई है या जिसको मृत्युदंड दिया जा चुका है, क्या वो इंटाइटल्ड है पार्टीशन के लिए। क्या वो कह सकता है कि भैया पार्टीशन कराओ, आज ही विभाजन कराओ, आज हमें बंटवारा करो, आज हमारा हिस्सा हमारे लिए अलग करो। तो थोड़ा सा सिचुएशनल होकर के पढ़ लीजिएगा कि किस स्थिति में जो एयर्स हैं वो पार्टीशन, कौन एयर्स हैं जो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कब कहा जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, कब कहा जाएगा कि वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि कौन पर्सन है जो इसको डिमांड करते हैं। रीओपनिंग और रीयूनियन का जो सवाल है वो या तो जोड़ करके पूछा जाता है या कहीं पर किसी सवाल के दूसरे हिस्से के तौर पर पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर वहाँ से नहीं बनता है, तो उसको लॉन्ग आंसर की तरह पढ़ करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जो एक कहें कि मजबूत सवाल, जटिल सवाल है करने वालों के लिए, जो लिस्ट है, क्योंकि वो लिस्ट में जो एयर्स की क्लास है, जो लिस्ट है वो लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो उसको पूरा का पूरा याद करना, हूबहू वैसा याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, चाहे मेरे आपके लिए। खैर कुछ लोगों को याद होगी और उनकी मैं सराहना भी करता हूँ। सवाल आएगा तो करिएगा भी वाला। क्लास को लेकर के जब सवाल पूछा जाता है कि जैसे सवाल पूछा गया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत और अमेंडमेंट के बाद जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो एयर्स हैं उनके बारे में बताइए, उनकी विवेचना कीजिए। तो आप चाहें तो वो लिस्ट अगर आपको अभी तक याद हो चुकी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद हो चुकी है तो सवाल को आप छोड़ सकते हैं। 5 सवाल आपको करने हैं, कहीं ना कहीं से 5 आपको मिल जाने हैं, तब भी आप तैयार कर लीजिएगा, लिस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कायदे से। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ से एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एक हिंदू स्त्री जो है, हिंदू फीमेल जो है, उसकी संपत्ति के जो सक्सेशन के रूल्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो क्या क्या है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के पहले क्या थे,
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद क्या स्थिति आई है? क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत उनको ऐसे राइट्स मिले हुए थे, उनकी प्रॉपर्टी पर कुछ उनको राइट्स वगैरह मिले हुए थे, या सारी की सारी जो उनकी शक्ति कहें या कहें विशेष जो प्रकाश डाला गया उनके अधिकारों पर वो 2005 के संशोधन के बाद डाला गया? तो 2005 का संशोधन विशेष रूप से महिलाओं के लिए था, तो महिलाएं तो उसको विशेष रूप से पढ़ करके आए, सवाल को करें भी, और पुरुष भी करें, पढ़ें उसको देख लें क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आ जाएं हम लोग तीसरी यूनिट पे। तीसरी यूनिट पे देखिए, हर तीसरी चौथी यूनिट में दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक को घुमा घुमा करके सवाल आपसे पूछा जाता है। हिबा का मतलब क्या होता है, हिबा में आप हिबा की मीनिंग देख लीजिएगा, हिबा का अर्थ क्या है, हिबा की फॉर्मेलिटी क्या है, कि वैलिड हिबा की फॉर्मेलिटी क्या है, क्या हिबा में जो एक पक्ष है वो आज हिबा के लिए कह रहा है कि आज मैं आपको ये चीज़ अमुक चीज़ हिबा करना चाहता हूँ। अगला आदमी सोच के 2 साल बाद बताना चाहे तो क्या कर सकता है, या सिंगल सिटिंग में हाँ हाँ कहना, रजामंदी होना जरूरी हो जाता है। जैसे वहाँ पे शादी में, निकाह में इज़ब और कबूल की एक प्रथा है कि इधर से इज़ब होता है, ज़बो कबूल बोलते हैं कि सिंगल सिटिंग में, तो वैसे यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। तो आप हिबा का मतलब क्या होता है, हिबा के जो काइंड्स हैं वो देख लीजिएगा। हिबा में जो हिबा बा शर्तुल एवज है, हिबा शर्तुल एवज है, उसका क्या मतलब होता है वो पढ़ लीजिएगा। और हिबा की रिवोकेशन जो कि पिछली बार आ चुकी है, तो हिबा की रिवोकेशन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वैलिड हिबा की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और हिबा की वो हिबा का मतलब क्या होता है, एसेंशियल्स क्या क्या है, उसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हिबा के बाद विल आपके लिए ज़रूरी है। विल का मतलब क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या है। विल में जो अबेटमेंट ऑफ लीगेसी वाली बात है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ जरूर देख लीजिएगा कि क्या जो विल है, जो वसीयत है, एक मुस्लिम व्यक्ति अपने पूरी की पूरी विल का वसीयत किसी के नाम कर सकता है कि पूरा का पूरा मैं किसी को दे रहा हूँ, या उसको कोई एक सीमा है, कोई लिमिटेशन है, कुछ कहीं पर कुछ बाध्यता है, उसको पढ़ लीजिएगा कायदे से। मुस्लिम वसीयतों पर निबंधन क्यों लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। प्रीएम्पशन से सवाल आपको मिलता है। प्रीएम्पशन का मतलब आप क्या समझते हैं, पूर्व क्रिया अधिकार से आप क्या समझते हैं, कौन लोग हैं जो डिमांड कर सकते हैं प्रीएम्पशन के लिए? क्या जो व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बगल में वो संपत्ति है, क्या केवल वही लोग वही उस पर क्लेम कर सकता है, या कह सकता है पूर्व क्रिया अधिकार के लिए, या कहीं 1 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति रह रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको बस उस संपत्ति पर उसकी निगाह है, वो आदमी पूछ सकता है। तो द पर्सन्स हु कैन क्लेम फॉर प्रीएम्पशन, वो देख लीजिएगा कौन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो प्रीएम्पशन के बाद इसकी जो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता, उसकी बात हम लोगों ने कर ही लिया। उसके बाद जो आपके लिए यहाँ पे चौथी यूनिट में इनहेरिटेंस अंडर सुन्नी लॉ वाली बात है, तो अगर आप ये सवाल पढ़ करके आ रहे हैं तो सुन्नी लॉ के अंतर्गत, जो हनफी विधि के अंतर्गत 3 वर्ग के उत्तराधिकारी हैं, उनको विरासत में किस प्रकार से भाग लेने का अधिकार है, हनफी लॉ के अंतर्गत अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो ऑल और रद्द का सिद्धांत है वो पढ़ना होता है, उसको देख लीजिएगा अगर आप इनहेरिटेंस वाली चीज़ पढ़ करके आ रहे हैं। और अगर आप पढ़ करके आ रहे हैं प्रीएम्पशन, तो प्रीएम्पशन से आपके लिए उतनी चीज़ें पर्याप्त हो जाएंगी, क्या है कैसे है। रीओपनिंग रीयूनियन की बात हम लोगों ने कर ही ली है, क्लास 2 की बात कर ली है। अब जैसे देखिए, एक सवाल पिछली बार पूछा गया था कि क्या कोई पुत्र अपने पिता की दोनों प्रकार की संपत्ति पर दावा कर सकता है हिंदू सक्सेशन में, हिंदू पार्टीशन में, कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से अलग है। देखिए सवाल थोड़ा सा पेचीदा पूछा गया है, इसकी विवेचना कीजिए। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में अंतर पूछा गया है, और फिर उसी में जोड़ करके पूछा गया है कि क्या कोई बेटा, क्या कोई पुत्र अपने पिता के दोनों प्रकार की संपत्तियों में दावा कर सकता है। मीन्स आप अपने पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी दावा करना चाहते हैं, और आप अपने पिताजी की जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी उनको मिल रही है, सैद्धांतिक संपत्ति मिल रही है, दोनों में क्या क्लेम कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर हाँ तो भी बताइए, ना तो भी बताइए। कोपार्सनरी में बेटियों के जो अधिकार हैं, डॉटर्स के जो अधिकार हैं, उनको भी लेकर के पिछली बार पूछा गया है। तो ऑल और रद्द वाली बात हम लोगों ने कर ली। अच्छा, मर्जुल मौत जो है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा, वो शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछा जाता है। कभी जैसे मान लीजिए एक बार एक चीज़ रीओपनिंग पूछ ली, एक मर्जुल मौत पूछ ली, या एक आपसे रीयूनियन पूछ लिया गया, एक आपसे अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज पूछ लिया गया, इस प्रकार से। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके फैमिली लॉ 2 के पेपर के लिए। और पहले भी मैंने बताया होगा, फैमिली लॉ के पेपर में गोल्ड मेडल मिलता है, पहला मौका होता है आप लोग को गोल्ड मेडल पाने का। दोनों सेमेस्टर में मिला करके पूरे विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय और एफिलिएटेड कॉलेज सब जगह मिला करके जिसके सबसे अधिक नंबर होते हैं उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो आपके लिए गोल्ड मेडल का भी चांस है। प्रयास करिए कि पेपर अच्छा हो, फॉर्मेलिटी करके बताइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, पेपर अच्छे से करिएगा। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए आप भी, और अन्य लोगों को भी जोड़िए। धन्यवाद, प्रणाम।